हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज हम लेकर आए हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करते हैं नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ। 2025 कंप्यूटर विज्ञान हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स, आपका जो पेपर संकेतांक 836 और पेपर कोड 941, जो आपका यूपी बोर्ड का जो पेपर सब्जेक्ट कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है और क्वेश्चन जो है टोटल मार्क्स है वो 70 मार्क्स है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कि आपको पेपर को तसल्ली से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक उसी तरीके से कि पेपर को हवड़ दवड़ में नहीं करना है, हॉपलेस नहीं होना है, केवल शांतिपूर्वक ध्यान से पेपर को तसल्ली से पहले पढ़िए और फिर पेपर को करना स्टार्ट कर दिए। इसीलिए बोर्ड ने आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आने वाले हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंड ए और खंड बी, यानी खंड सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसको बांटा गया है। खंड ए में प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके 4 विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प को आपको चुनकर उस पर जो उसका OMR सीट आपको पेपर के साथ मिलेगी, तो उस OMR सीट में से जो ऑप्शन सही है उसी गोले को आपको, उसी बबल को आपको फिल करना है। खंड एक प्रत्येक प्रश्न का जो निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR सीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। और जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा OMR सीट, जो एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो सभी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और उन क्वेश्चनों के जो आंसर है आपको OMR सीट पर ही देने हैं, ना कि कॉपी पर नोट करने हैं। कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि वो अपना समय बर्बाद कर देते हैं, उनका आंसर भी जो कॉपी है, रिटन कॉपी है, उस पर वो लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो उनके क्वेश्चन का आंसर केवल आपको OMR सीट पर बबल को, गोले को, सही वाले गोले को आपको फिल करना है। प्रत्येक अंक उसके सम्मुख अंक निर्देशित है और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के सामने ही उसके जो अंक है, कितना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये उसके पेपर के सामने आपको अंकित मिलेगा। खंड बी में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और खंड, जैसे कि खंड ए जो है उसमें आपको 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। और खंड बी वो 50 नंबर का है, जिसमें वर्णनात्मक, यानी जिसके आंसर आपको कॉपी पर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते चले जाएंगे और आपको पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है और लास्ट तक करते चले जाना है। और जो क्वेश्चंस नहीं आता है उस क्वेश्चन पर समय बर्बाद नहीं करना है, उस क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन पर आप जाइए। और एक और चीज, जो खंड के प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस में भी खंड दिए हुए हैं, खंड A B C कुछ दिए हुए हैं। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 खंड बी का पहले क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन हैं, A B C D और E यानी क ख ग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न हैं वो एक साथ ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी खंड हैं उनके एक साथ कीजिए, ऐसा नहीं है उनको अलग अलग करना है, तो एक साथ ही करना है। यदि आपको क्वेश्चन नंबर जो खंड बी का पहला क्वेश्चन है उसमें 5 आते हैं और 5 में से 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 आते हैं, तो उन चारों को एक साथ कीजिए और जो 5 नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पर चले जाइए। तो इस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यही चीज आपको फिर
इंग्लिश में है, क्योंकि पेपर जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एक ही पेपर छपता है, और एक जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो इससे क्या है कि कुछ कंप्यूटर के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो उनको हिंदी में समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए, शायद उस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाए, इंग्लिश में समझ में आ जाए, और तब आप उस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं खंड ए से, सेक्शन ए से। और एक सेक्शन क्या है, बहुविकल्प प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जहां पर एक क्वेश्चन के 4 विकल्प पर चारों में से एक सही है, और उस सही वाले क्वेश्चन को ही आपको बबल करना है, दूसरे क्वेश्चन को सही करना है, ये ध्यानपूर्वक करना है। और OMR शीट पर कटिंग भी नहीं करनी है। जो क्वेश्चन एक बार हो गया है, पहले आप पेपर पर टिक कर लीजिए, उसके बाद आप उसको OMR शीट पर कीजिए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार OMR उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। और पहला क्वेश्चन है, कौन सा डाटा प्रकार का प्रयोग दशमलव संख्याओं को संग्रहित करने हेतु किया जाता है, या विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स। तो नंबर्स जो सी भाषा में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल्स का जो डाटा टाइप है, तो ऐसा कौन सा डाटा टाइप है जो दशमलव संख्या को अंकित करता है। तो यहां उसका आंसर है हमारा तो यहां ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में इंट, फ्लोट, कैर और बाइट। तो यहां हमारा जो आंसर है वो फ्लोट है, इसका आंसर। फ्लोट डाटा टाइप है। अब यहां आपको एक चीज और लिखना है कि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा डाटा प्रकार दशमलव संख्या को अंकित करता है। दशमलव संख्या क्या है, ना कि डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में जो संख्या है दोनों ही आ जाती है, इंटीजर भी और फ्लोट भी आ जाती है। तो वहां पर हमें केवल ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा दशमलव संख्या, और दशमलव वाली संख्या कि जिन वेरिएबलों की वैल्यू हम पॉइंट में रख सकते हैं, तो वो डाटा टाइप कौन सा होगा, फ्लोट होगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर किस डाटा प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर एक प्लेस होल्डर है, और प्लेस होल्डर जो कंपाइलर को यह सूचित करता है कि हम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस प्रकार की वैल्यू डिक्लेयर की जाती है। और एक % जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, % सिंबल से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में कैरेक्टर्स यूज होता है, और वह कैरेक्टर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे इंट के साथ में डी, तो यहाँ पर ऑप्शंस में फ्लोट, कैर, इंट और डबल। तो %d के साथ आता है इंट डाटा टाइप, और f के साथ आता है, यानी फ्लोट के साथ आता है, इसके साथ आ जाएगा f, कैर के साथ में c, और डबल के साथ में l, f। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो इंट है, और इंट के साथ में क्या आएगा, %d। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सी में कौन सा कीवर्ड एक स्ट्रिंग को परिभाषित करता है। तो सी भाषा में स्ट्रिंग को परिभाषित करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है। स्ट्रिंग यानी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की के साथ में वेरिएबल जैसे ऑप्शन है वेर, बी में कांस्टेंट, कॉन्स्ट और लेट। तो यहां स्ट्रिंग के लिए यूज होने वाला जो हमारा है वो है कॉन्स्ट, यानी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, सी ऑपरेटर का उपयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है। यानी किस ऑपरेटर का प्रयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है? यानी जो गणितीय ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टी डिवाइड, तो प्लस के लिए जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लाइब्रेरी फाइल प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को परिभाषित करती है? तो सी भाषा की जो लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जो जिसमें सी भाषा के फॉर्मेट जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसमें स्टोर होते हैं। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जिन्हें हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करते हैं, और प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करने के लिए हम सी भाषा के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो लाइन्स यूज करते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो स्टूडियो डॉट एच जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी या स्ट्रीम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी लाइब्रेरी प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को परिभाषित करती है? तो प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए कौन सी है? स्टूडियो डॉट एच, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सी में एक चर को प्रारंभिक मान देने के लिए किस सिंटैक्स का प्रयोग किया जाता है? यानी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम जो सिंटैक्स है वो कौन सा यूज करते हैं सी भाषा में? तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स है वो डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम, और यदि उसकी वैल्यू वहीं पर फिक्स करनी है तो इक्वल और वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इंट ए डबल इक्वल, डबल इक्वल दे रखा है, और उसके बाद में 5 और सेमीकोलंस, इंट ए इक्वल 5 और सेमीकोलंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारा बी सही होगा कि डाटा टाइप इंट है, ए वेरिएबल का नाम है, इक्वल का सिंबल एक ही यूज आएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज होगा कि यदि प्रोग्राम में सी भाषा में एक बार इक्वल का सिंबल आया तो असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका अर्थ होता है सौंपना, तो यहाँ पर फाइल अपनी वैल्यू ए को दे रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका जो सही सिंटैक्स है वो ऑप्शन बी है, इंट ए इक्वल 5 और सेमीकोलन। बाकी सभी क्या है वो गलत है, कहीं पर उनका जो सिंटैक्स है वो बिगाड़ कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक लूप जो कभी समाप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो लूप हमने सी भाषा में जो मुख्य रूप से लूप है वो 3 प्रकार के लूप है, डू वाइल और फोर लूप। लेकिन यहाँ पूछा है कि ऐसा लूप जो कभी जिसकी जो बॉडी है वो कभी समाप्त ना हो, जो कभी भी असत्य ना हो, या जिसे हम कहते हैं अनंत तक जाए। तो हमें वो ना 4 की बात कर रहा है, ना डू फॉर वाइल की बात कर रहा है, ना डू वाइल की बात कर रहा है, वो कर रहा है हमारा अनंत तक, और अनंत तक जाने वाला जो लूप है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में मेन फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है? और मेन फंक्शन का जो उद्देश्य है वो क्या है? सी में मेन फंक्शन का क्या उद्देश्य? प्रोग्राम को प्रारंभ करना, डाटा को संग्रहित करना, त्रुटियों को पकड़ना, फाइलों को प्रबंधन करना। तो यहां मेन फंक्शन का उद्देश्य होता है हमारे प्रोग्राम को आरंभ करना। यानी कोई भी सी भाषा का प्रोग्राम है और सी भाषा का प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होता है, और जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है जिसका उद्देश्य होता है प्रोग्राम को आरंभ करना। और यहाँ भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक प्रोग्राम में
कम से कम कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो फंक्शन की संख्या यदि पूछा है तो उसमें कम से कम एक तो होता ही होगा और अधिक से अधिक उसमें कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो जो एक फंक्शन होता है वो होता है मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन का उद्देश्य होता है प्रोग्राम को आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ऑपरेटर का उपयोग पॉइंटर को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी पॉइंटर को दर्शाने के लिए हम किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंटर को दर्शाने के लिए हम, इसका ऑप्शन है बी, यानी स्टार का जो ऑपरेटर है, स्टार ऑपरेटर है, उसे हम यूज करते हैं पॉइंटर को दर्शाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है एंड का सिंबल, और एंड का सिंबल क्या होता है, एक एड्रेस ऑपरेटर होता है जो स्कैनर के साथ में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। %C फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लाइब्रेरी फाइल गणितीय फंक्शन जैसे सॉर्ट को परिभाषित करती है। तो गणितीय जो लाइब्रेरी है, जो सी भाषा के जो फंक्शन है, वो फंक्शंस दो प्रकार होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शंस और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और लाइब्रेरी फंक्शंस ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें अरिथमेटिक फंक्शंस, कैरेक्टर क्लासिफिकेशंस और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। तो मैथ की जितनी भी फाइल हैं वो math.h के अंदर होती हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, math.h, क्योंकि studio.h इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का सामान्य अनुप्रयोग है। अब यहाँ सी से हम आगे आ गए और एआई का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी फुल फॉर्म है, का जो सामान्य अनुप्रयोग है वो क्या है। डाटा की एंट्री, ईमेल लिखना, मेल को पहचानना, हार्डवेयर इंस्टॉल करना। तो एआई के सामान्य अनुप्रयोग की बात करें तो एआई का जो सामान्य जो उपयोग है वो है इमेज को पहचानना। तो ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई के संदर्भ में एनएलपी का पूरा नाम क्या है, यानी एआई के संदर्भ में एनएलपी का पूरा नाम, और एनएलपी का जो पूरा नाम है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले डाटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए कौन सी एआई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, यानी पिछले डाटा के आधार पर निर्णय लेने की जो तकनीकी है एआई की, कौन सी जो तकनीकी है वो उपयोग क्या करती है। तो वो है मशीन लर्निंग, जो एक ऐसी तकनीकी है एआई के संदर्भ में जो पिछले जो जितने भी डिसीजन है, जो पिछला डाटा है, उस डाटा को, जिसे हम कहते हैं कि जी गलतियों से सीख लेना, तो वो मशीन लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है, यानी न्यूरल यानी न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स क्या है, मानव मस्तिष्क। इसका जो ऑप्शन आ जाता है वो मानव मस्तिष्क आ जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का एक प्रकार है, और एआई का जो प्रकार है वो कौन सा है। नैरो, जनरल, सुपर और इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है, एआई के प्रकार, इसका जो ऑप्शन है वो डी, ये सभी एआई के प्रकार में आते हैं।
नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यूएवी, क्वेश्चन नंबर 16 का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म यूएवी, और इसका जो ऑप्शन दे रखे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड आर्टिफिशियल व्हीकल्स, सी यूनाइटेड एरियल व्हीकल्स और यूनिवर्सल एरियल व्हीकल्स। तो यूएवी की जो फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल यानी उड़ने वाला, और जो ए ड्रोन क्या है, तो ड्रोन ही है, तो ड्रोन क्या है, उड़ने वाला वाहन है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 ड्रोन उड़ने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, ड्रोन को उड़ाने के लिए जो ड्रोन के जो घटक हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण, जो उड़ने के लिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तो ऑप्शन है प्रोपेलर, लैंडिंग गियर, कैमरा, एलईडी। तो यहाँ ऑप्शन ड्रोन को उड़ाने के लिए, नीचे से उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोपेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ड्रोन पर गिम्बल का उद्देश्य क्या है। गिम्बल्स यानी कैमरे, जो आजकल आप देखोगे कि जो फोटोग्राफर है वो एक ऐसा स्टैंड लेकर चलते हैं कि वो स्थिर रहता है, यानी वो यदि ठोकर भी लग जाए, इधर उधर कहीं भी चलता फिरता दौड़ता फिरता भी हो, तो उसके जो कैमरे का जो फोकस है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो वो ही क्या है, जो स्टैंड है, जो कैमरे को मूव तो होता है लेकिन वो मूव, कैमरे का जो फोकस है वो स्थिर रहता है, तो वही गिम्बेलर है। और गिम्बेलर का उद्देश्य क्या है, कैमरे के लिए स्थिरता प्रदान करना, और ये इसका ऑप्शन है 18 का ऑप्शन है। कैमरे का को स्थिरता है, उसका जो फोकस है, यानी पिक्चर्स ना हिले, कैमरा कितना ही हिलता रहे लेकिन पिक्चर्स हमारी हिलनी नहीं चाहिए, जिससे कि उसका फोकस बराबर बना रहे, और वही जो गिम्बेलर है उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन नेविगेशन के लिए कौन सी तकनीकी सामान्यतः उपयोग की जाती है, यानी ड्रोन के नेविगेशन के लिए। तो ऑप्शन है जीपीएस, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और वाईफाई। तो ड्रोन की जो नेविगेशन है, उसकी जो लोकेशन है, उस लोकेशन को के लिए जो सामान्य उपयोग की जाने वाली है वो क्या है, जीपीएस है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में ड्रोन का सामान्य उपयोग क्या है, यानी ड्रोन का कृषि के क्षेत्र में सामान्य उपयोग क्या है। और सामान्य उपयोग फसल की निगरानी, बी मवेशी ट्रेनिंग, मिट्टी का विश्लेषण, और इनमें से सभी। तो कृषि में आज की डेट में ड्रोन सभी क्षेत्रों में, कृषि के सभी क्षेत्रों में, चाहे मवेशी हो, यानी जो आवारा जानवर हैं उनकी निगरानी कर रहा हो, या फसल की निगरानी कर रहा हो, या मिट्टी का निरीक्षण, मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, कैसी है, उस सब का इसमें कृषि में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो ये थे हमारे जो 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा बी, यानी पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। और पार्ट बी के अति लघु उत्तर प्रश्न है, और अति लघु निम्न के संक्षिप्त उत्तर, यानी ये 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक का 1 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसके आंसर को एक लाइन्स या एक वर्ड में, यानी एक परिभाषित के रूप में, एक लाइन के सेंटेंस के रूप में, 1 या 2 सेंटेंस में हम इसको आंसर दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसका आंसर नहीं देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आंसर देने के लिए हमें इसके मार्किंग नहीं है कि 1 नंबर का मार्किंग है, तो हमें जो जितना पूछा है केवल उतना जवाब देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है। तो इसके लिए हम
ने इसे सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर ले आए हैं ताकि आंसर के साथ में उनका अध्ययन कर सकें। तो वहां पर इसका क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर क्या है, यानी पॉइंटर की डेफिनेशन। और पॉइंटर क्या है कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, यानी यह एक सीधा मान को वैल्यू नहीं रखता बल्कि उस स्थान को इंगित करता है जहां पर उस वैल्यू को रखा गया है। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यानी इंट डाटा टाइप है num इक्वल 5, तो ये हमें वेरिएबल डिक्लेयर, तो ये वेरिएबल 5 की वैल्यू यानी नंबर की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये वैल्यू स्टोर कर रहा है डाटा टाइप। लेकिन जो पॉइंटर है वो 5 को एड्रेस नहीं करेगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में किस स्थान पर स्टोर हो रहा है उस एड्रेस को इंगित करेगा। तो ये काम किसका है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल ही है जो केवल वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, ना कि उसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सी प्रोग्रामिंग भाषा में लूप क्या है। और लूप यानी पुनरावृत्ति, लूप का है यानी किसी स्टेप प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप का प्रयोग करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में लूप एक नियंत्रण संचरण यानी कंट्रोल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। और कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग, तो ये लूपिंग का पार्ट है। तो लूपिंग क्या है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट का एक पार्ट है जो किसी स्टेटमेंट या ब्लॉक को बार बार निष्पादित यानी रिपीट करने की सुविधा देता है जब तक कोई शर्त असत्य रहती है। जैसी असत्य होगी लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। तो लूप। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सी में एक फंक्शन जो किसी कैसे घोषित किया जाता है, यानी यहां पर फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए तो फंक्शन भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक फंक्शन होता है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे एक प्रोग्रामर स्वयं डिफाइंड करता है। तो इसने पूछा है सी भाषा में फंक्शन को कैसे घोषित किया जाता है। तो इसके लिए सी प्रोग्रामिंग भाषा में फंक्शन डिक्लेरेशंस का मतलब है कि हम कंपाइलर को ये बता दें कि कोई फंक्शन मौजूद है, उसका नाम क्या है, वह कौन कौन से पैरामीटर लेता है और किस प्रकार मान रिटर्न टाइप करता है। और डिक्लेरेशन की बात करें तो रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट। रिटर्न टाइप है कि हम फंक्शन में किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, वो दशमलव संख्या है या अल्फाबेटिकल है, दशमलव में भी है तो वो इंटीजर है या फ्लोट है, और करैक्टर में है तो करैक्टर है या स्ट्रिंग है। तो यह हमें पहले से बताना पड़ेगा रिटर्न टाइप के रूप में। फंक्शन का नाम एक प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि वो क्या नाम रखना चाहे, और पैरामीटर्स वो है कि उस फंक्शन में यूज किए जाने वाले जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो सूची है उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सी में एक बहुयामी एरे को कैसे परिभाषित किया जाता है। बहुयामी यानी एरे क्या है, एरे एक ही प्रकार के डाटा के समूह को हम एरे कहते हैं। और एरे के प्रकार की बात करें तो एरे दो प्रकार का होता है, 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे। तो 2 डायमेंशन एरे को ही हम बहुयामी यानी मल्टी डायमेंशन एरे या मैट्रिक्स के नाम से भी उसे जानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है उसने बहुयामी
यानी मल्टी डायमेंशन एरे। तो इसका आंसर है सी भाषा में बहुयामी एरे, मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब है हम एक से अधिक आयाम यानी डायमेंशन वाले एरे बना सकते हैं। सबसे सामान्य रूप है 2 डायमेंशन एरे, जिसे मैट्रिक्स की तरह, लेकिन हम यहाँ 3D या उससे भी अधिक आयाम वाले एरे बना सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एरे को कैसे घोषित किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसकी बात है। तो सबसे पहला उसका जो सिंटैक्स है वो है डाटा का टाइप, एरे का नाम और एरे के साइज। हम बहुयामी की बात कर रहे हैं। बहुयामी यानी सबस्क्रिप्ट, उसमें एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट है तो वो मल्टी 2D या बहुयामी एरे की कैटेगरी में आता है। तो एरे का साइज निर्धारित करता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 यानी n कितने भी हो सकते हैं, तो ये बहुयामी हो सकते हैं। ये एरे का डिक्लेरेशंस है। और एक एरे में जो सबस्क्रिप्ट है वो निर्धारित करता है वो 1 डायमेंशन एरे है या 2 डायमेंशन है या मल्टी डायमेंशन एरे है। तो जितने उसमें सबस्क्रिप्ट है, साइज है, इतने ही वो आयामी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। कंट्रोल स्टेटमेंट यानी ब्रांचिंग का पार्ट है। और ब्रांचिंग में जब किसी प्रोग्राम के कंट्रोल के फ्लो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ हम ब्रांचिंग का प्रयोग करते हैं, इफ एल्स का प्रयोग करते हैं। और जब कंडीशंस केवल एक ही कंडीशन है तो वहाँ केवल इफ और इफ एल्स यानी, तो जैसे क्वेश्चंस करें कि एक संख्या इनपुट करानी है और उस संख्या को जांच के बताना है कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आ रही है, या तो संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में हम इफ एल्स का प्रयोग करते हैं। तो इफ एल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए आंसर है सी भाषा में इफ एल्स स्टेटमेंट एक निर्णय लेने वाली संरचना यानी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। यह किसी शर्त यानी कंडीशन को जांचता है और उसके आधार पर अलग अलग कोड ब्लॉक चलाता है। और इसका जो सिंटैक्स है, इफ कंडीशंस, इफ की बॉडी स्टार्ट, और जब कंडीशन सही है तो ट्रू हो तो यह कोड चलाए। इफ की बॉडी क्लोज, एल्स की बॉडी आर, जब कंडीशन गलत है तो यह वाला कोड चलाए। तो यहां पर कंडीशन जैसे हमने क्वेश्चन किया है यानी इफ, और इफ में मान लो अपने वेरिएबल है नम, तो नम ग्रेटर देन 0। अब यहां पर ये कंडीशन है, कंडीशन यदि संख्या 0 से बड़ी है तो कंडीशन क्या है, सही है, ये वाला स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट है तो यहीं पर क्या जाएगा, प्रिंटफ में यानी पॉजिटिव बॉडी मंथ, और एल्स की बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, प्रिंटफ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये क्या है कि प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव क्या है। और प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव सी भाषा में प्रोसेसर डायरेक्टिव वे विशेष निर्देश होते हैं जो हैश चिन्ह से शुरू होते हैं और कंपाइलर द्वारा कोड को
कंपाइल करने से पहले प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। ये कोड को तैयार करने, हेडर फाइल शामिल करने, मैक्रो बनाने, कंडीशन कंपाइलिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या है? हैज इंक्लूड किसी हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए, जैसे हम सी भाषा के सबसे कोई भी लिखते हैं, उसका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो वहां में सबसे पहले क्या लिखते हैं? हैज इंक्लूड studio.h। तो हैज इंक्लूड क्या है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैज डिफाइंड मैक्रो या कांस्टेंट को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैज अनडेफ पहले से परिभाषित मैक्रो को हटाता है। तो ये सभी क्या है? हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी भाषा में स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच क्या अंतर है? तो स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच का जो अंतर है वो क्या है? तो इसका आंसर है हमारा, सी भाषा में स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। कैसे डाटा टाइप है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, लेकिन इनकी मेमोरी एलोकेशन और डाटा एक्सेस में बड़ा अंतर है। स्ट्रक्चर में मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी होती है, जबकि यूनियन में सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन साझा करते हैं। यानी जो मुख्य अंतर है, स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबरों के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेट की जाती है, मेमोरी का जो स्थान है वो सुरक्षित किया जाता है, जबकि यूनियन में जितने भी मेंबर हैं उन सभी के लिए एक ही मेमोरी लोकेशंस अलॉट की जाती है, एक ही स्थान उसको सुरक्षित किया जाता है। तो ये इनमें यूनियन और स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई के कितने प्रकार है? केवल नाम लिखने से आप, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसने केवल नाम पूछे, तो एआई के प्रकार, और एआई के प्रकार क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया था। तो एआई को सामान्यतः 2 आधारों पर बांटा जाता है। इसके प्रकार की बात करें तो वो 2 बेस है, और वो 2 बेस कौन से? क्षमताओं के आधार पर कैपेसिटी और कार्य क्षमता यानी फंक्शनलिटीज के आधार पर इनको हम बांट सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, क्षमता और कैपेसिटी और फंक्शनलिटी के आधार पर 2 प्रकार हैं। यदि बात करें क्षमताओं के आधार पर यानी कैपेसिटीज के आधार पर, तो ये 3 प्रकार है। क्वेश्चन यहीं पर जो आया था अभी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि कौन सा है, तो नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। ये किसके हैं? कैपेसिटी के आधार पर एआई के प्रकार हैं। और कार्य क्षमताओं के आधार पर प्रकार की बात करें, रिएक्टिव, लिमिटेड, थ्योरी और सेल्फ अवेयर, ये फंक्शनलिटी के आधार पर एआई के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, एआई में मशीन लर्निंग क्या है? यानी मशीन लर्निंग क्या है? और एआई में मशीन लर्निंग की बात करें तो एआई में मशीन लर्निंग वह तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को बिना सीधे प्रोग्राम किए डाटा से सीखने और भविष्यवाणी करने की क्षमता देती है। यानी मशीन खुद पैटर्न्स पहचान कर निर्णय लेती है। यानी पुरानी गलतियों से सीखना या पुराने जो कार्य हैं उनसे सीखने की जो तकनीकी है उसे हम क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं। यदि इसकी
परिभाषा की बात करें तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो एल्गोरिथम और मॉडल का उपयोग करके डाटा से सीखती है। तो ये मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ड्रोन क्या है? ड्रोन एक मानव रहित उड़ने वाला यान है, यानी जिसका पूरा नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV है, जिसे दूर से नियंत्रित किया जाता है या यह स्वयं रूप से उड़ने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग निगरानी, फोटोग्राफी, डिलीवरी, कृषि और अन्य सैन्य कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चंस है, अब ये क्वेश्चन हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? खंड बी का ही क्वेश्चन है। खंड बी का पहला जो 10 क्वेश्चन थे 1 से 10 तक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु क्वेश्चन यानी ये 5 हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यानी क्या सी में वाइल और डू वाइल के बीच में अंतर, सी में फाइल हैंडलिंग क्या है, सी में कोई 2 फाइल हैंडलिंग फंक्शंस, एरे क्या है, एरे कैसे घोषित किया जाता है, सी में सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर को लिखिए और स्वैप कैसे यानी स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट की क्या भूमिका है। तो इसके लिए हम अपने यहीं पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 यहां से स्टार्ट है। जो उत्तरीय क्वेश्चन इसमें 5 है और प्रत्येक क्या है 2 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें जो खंड है खे क्वेश्चन है, सॉरी कै है, और कै में क्या है, सी में वाइल और डू वाइल लूप के बीच में अंतर। सी में वाइल लूप और डू वाइल का जो मुख्य अंतर है, वाइल लूप पहले शर्त यानी कंडीशन चेक करता है और फिर बॉडी चलाता है, जबकि डू वाइल पहले बॉडी चलाता है और बाद में शर्त को चेक करता है। ये इसका मुख्य अंतर है। इसलिए डू वाइल कम से कम एक बार जरूर चलता है और डू वाइल एक बार अवश्य चलता है। यदि हम इसके पहलुओं के आधार पर बात करें तो नियंत्रण का प्रकार एंटी कंट्रोल लूप है और ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। दूसरा है शर्त के आधार पर, यह पहले कंडीशन चेक करता है फिर बॉडी, और डू वाइल पहले बॉडी चलेगी फिर कंडीशन चलेगा। न्यूनतम निष्पादन ये 0 बार चल सकता है, क्योंकि पहले क्या है टेस्टिंग हो जाएगी और टेस्टिंग में फॉल्स हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं चलेगा। जबकि डू वाइल कम से कम एक बार अवश्य चलेगा। सिंटैक्स वाइल कंडीशन और स्टेटमेंट, डू में पहले स्टेटमेंट फिर वाइल और फिर कंडीशंस। सेमीकोलन्स वाइल के बाद में सेमीकोलन नहीं आता, जबकि डू वाइल के बाद में सेमीकोलन्स लगाना आने वाले हो जाता है, जरूरी है। उपयोग जब हमें पहले कंडीशन चेक करानी हो तो वाइल का प्रयोग, और जब हमें बॉडी कम से कम एक बार चलानी हो तो डू वाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे जो लूप वाइल और डू वाइल जो लूप है उनमें जो क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेक्शन बी और क्वेश्चन है कि सी में फाइल हैंडलिंग क्या है। सी में कोई 2 फाइल हैंडलिंग फंक्शन लिखिए। तो फाइल हैंडलिंग, सी भाषा में फाइल हैंडलिंग का मतलब है
कि हम प्रोग्राम के माध्यम से किसी फाइल को बनाना, पढ़ना, लिखना और संशोधित कर सकते हैं। यह हमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की सुविधा देता है, क्योंकि वेरिएबल की तरह फाइल का डाटा प्रोग्राम खत्म होने पर मिटता नहीं है। फाइल हैंडलिंग की परिभाषा की बात करें तो फाइल हैंडलिंग परिभाषा, फाइल हैंडलिंग सी में इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यानी studio.h के माध्यम से फाइलों पर ऑपरेशन करना, उपयोग डाटा स्टोर करना, रिपोर्ट बनाना, लॉग रखना, कॉन्फ़िगरेशंस सेव करना आदि। और फंक्शन की बात करें तो सी भाषा में फाइल हैंडलिंग के दो फंक्शंस, तो दो फंक्शंस पहला फंक्शन है एफ ओपन, किसी फाइल को खोलने के लिए उपयोग होता है और इसका सिंटैक्स है फाइल स्टार एफ पी। ये सिंटैक्स ये भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है कि फाइल एफ ओपन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो जो है सिंटैक्स में ध्यान रखना है कि आपने सी भाषा में जो कोडिंग करते हैं वो मोस्टली जो हम लेटर्स यूज करते हैं वो स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, लेकिन कंपाइलर इसमें फाइल हैंडलिंग में एफ ओपन के लिए फाइल टोटल क्या है कैपिटल लेटर्स में है, स्टार और एफ पी स्मॉल लेटर्स में है। तो ये इसका सिंटैक्स है एफ पी इक्वल ओपन फाइल, यानी ओपन फाइल का नाम, किस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं, फाइल का प्रकार टेक्स्ट फाइल है टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल, फाइल का मोड यानी फाइल का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए उस फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो मोड में आर केवल ओनली रीड के लिए, डब्ल्यू राइट यानी उसमें हमें कुछ चेंज भी करना है, ए अपेंड यानी कुछ ऐड करना है, आर प्लस और डब्ल्यू प्लस आदि। ये फाइल फंक्शन के मोड है, क्योंकि हमें पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम फाइल को किस उद्देश्य के लिए ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फाइल हैंडलिंग का एफ क्लोज, तो खोली गई फाइल को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फाइल हैंडलिंग के दो मुख्य फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी एरे क्या है और कैसे घोषित किया जाता है। तो एरे एक ही प्रकार के डाटा के समूह को हम एरे कहते हैं। सी भाषा में एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही प्रकार के कई मान को लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है। एरे की परिभाषा की बात करें तो एक ही प्रकार के डाटा का समूह कलेक्शन, विशेषता सभी तत्वों एलिमेंट एक ही नाम से एक्सेस किए जाते हैं लेकिन अलग अलग इंडेक्स पहचाने जाते हैं। इंडेक्सिंग तत्व कहां से स्टार्ट होता है, एरे का 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि एरे का जो इंडेक्स है वो कहां से आरंभ होता है। तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। एरे कैसे घोषित होता है, तो एरे को घोषित करने का की बात करें तो एरे को घोषित करने का जो सिंटैक्स है वो क्या है, डाटा टाइप, एरे का नाम और एरे का साइज। जैसे डाटा टाइप किस प्रकार के डाटा का स्टोर कर रहे हैं, इंट, फ्लोट, कैर आदि, जिस प्रकार का हमें एरे बनाना है उस प्रकार का हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। एरे का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमें प्रोग्रामर पर डिपेंड होता है कि हम एरे का नाम क्या रखें। और एरे का साइज यानी एरे में हम कितने तत्व रख सकते हैं, एलिमेंट रख सकते हैं, तो ये भी यूजर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी,
तो सी में सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर को लिखें। और लॉजिकल ऑपरेटर्स, सी भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग शर्तों को जोड़ने और जांचने के लिए किया जाता है। ये ऑपरेटर बूलियन मान रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड जब दोनों शर्तें सही हो तब भी ट्रू होता है। जब कम से कम एक शर्त सही हो तो ट्रू होता है। और नॉट शर्त का उल्टा परिणाम है, 0 को 1 और 1 को 0, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को 0 करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे क्या है, सी भाषा प्रयोग किए जाने वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट की क्या भूमिका है। और स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट का ब्रांचिंग का ही पार्ट है स्विच केस, और इसमें ब्रेक की क्या भूमिका है। तो सी भाषा में स्विच केस स्टेटमेंट का उपयोग कई विकल्पों यानी मल्टीपल चॉइस में से किसी एक चुनने के लिए किया जाता है। इसमें ब्रेक स्टेटमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भूमिका की बात करें तो ब्रेक का काम है कंट्रोल फ्लो को रोकना और स्विच ब्लॉक से बाहर निकालना। अगर ब्रेक नहीं लगाया जाए तो फॉल थ्रो होता है, यानी अगला केस भी एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे उसकी कंडीशन मैच हो या न हो। ब्रेक लगाने से केवल वही केस चलेगा जो मैच हुआ है और उसके बाद स्विच ब्लॉक समाप्त हो जाता है। तो ये स्विच केस में ब्रेक की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 को यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 12 सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। और यहां भी क्या है, यानी 5 क्वेश्चन नंबर 12 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रत्येक का 2 अंक का है, यानी टोटल ये 10 नंबर का है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में भी 5 ही हैं, कै खे गै यानी ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पहला क्वेश्चन है इसमें, ई कॉमर्स का कौन सा प्रकार उपभोक्ता और व्यवसायों के बीच लेन देन को संदर्भित करता है। यानी सी जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स क्या है कि ई कॉमर्स कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुओं का जो लेन देन है, जो व्यापार है, वही क्या कहलाता है, हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। और ई कॉमर्स के जो प्रकार है, तो कौन सा पूछा इसमें, कौन सा प्रकार है जो उपभोक्ता और व्यवसाय यानी C2B। ई कॉमर्स में कोई प्रकार के लेन देन होते हैं, यानी कई प्रकार के लेन देन होते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स और व्यवसायों यानी बिजनेस के बीच होने वाले लेन देन को B2C बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार, प्रकार की बात करें तो इसमें B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें व्यवसाय से सीधे उपभोक्ता को सामान सेवा बेचना। दूसरा है B2B बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को सामान
ऑब्लिक सेवाएं बेचना। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता के बीच लेन देन जैसे OLX, eBay आदि। और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, उपभोक्ता द्वारा व्यवसाय को सेवा प्रोडक्ट देना जैसे फ्रीलांसर, प्लेटफॉर्म आदि। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए। नेक्स्ट, बारह का बी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे क्या है? ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एक डिजिटल सेवा है जो उपभोक्ता और व्यापारी के बीच सुरक्षित रूप से ऑनलाइन लेन देन को पूरा करने में मदद करती है। यह इंटरनेट पे कैश पर पैसे के आदान प्रदान को आसान और सुरक्षित बनाती है। परिभाषा की बात करें तो पेमेंट गेटवे एक तकनीकी प्लेटफॉर्म जो ग्राहक के बैंक कार्ड और व्यापारी के बैंक खाते के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है ड्रोन के प्रमुख घटक, यानी एक ड्रोन को बनाने के लिए उसमें कौन कौन से जो घटक है प्रयोग किए जाते हैं उन घटकों। तो ड्रोन के प्रमुख घटक की बात करें तो सबसे पहला इसमें फ्रेम, मोटर, प्रोपेलर, बैटरी, फ्लाइट कंट्रोल, सेंसर, GPS मॉडल और कैमरा, ये ड्रोन के मुख्य घटक हैं। ड्रोन के मुख्य घटक और उनकी भूमिका। अब इनकी भूमिका क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम। सभी हिस्सों को जोड़कर रखने वाला जो ढांचा है ड्रोन की मजबूती और आकार तय करता है, और यही क्या है ड्रोन का फ्रेम है। और ड्रोन के फ्रेम की बात करें तो ये फ्रेम ही निर्धारित करता है कि ड्रोन में कितने जो प्रोपेलर है वो यूज होंगे। ड्रोन में एक प्रोपेलर है या 3 प्रोपेलर है या 4, जो आपने आमतौर पर जो ड्रोन देखे होंगे फोटोग्राफर पे तो वहाँ पर ड्रोन में 4 प्रोपेलर होते हैं, 4 फैन लगे होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। तो या 6 या 8 लगे हुए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उससे जो ड्रोन का जो फ्रेम है यही निर्धारित करता है जो ड्रोन कितना स्थिर होगा, कितना मजबूत होगा। तो ये फ्रेम का काम होता है। और इसी फ्रेम को का उद्देश्य होता है जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्टों को वहाँ पर उनको स्टोर करना, उनको वहाँ पर कनेक्ट करना, मजबूती प्रदान करना। दूसरा है मोटर, और मोटर प्रोपेलर को घुमाकर ड्रोन को उड़ाने और स्थिर रखने में मदद करती है। यानी जो ड्रोन की जो फैन होता है तो पंखड़ियाँ होते हैं, उन पंखड़ियों को घुमाने का काम किसका होता है, मोटर का होता है। और ये मोटर्स 2 प्रकार की होती हैं, जो एक क्लॉकवाइज घूमती है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और ये मोटर ही ड्रोन की जो मूवमेंट को है उसको स्थिर रखता है। वो ड्रोन को जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है कि ड्रोन को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, मूव करना है, कहाँ पर उसको स्थिर रखना है। तो ये जो कार्य है वो एक मोटर का कार्य है। मोटर ही इस चीज को नियंत्रित करता है। प्रोपेलर हवा में थ्रस्ट और लिफ्ट पैदा करना, उड़ान की दिशा और गति नियंत्रित करने का काम। दूसरा है बैटरी। बैटरी को ऊर्जा देती है, यानी ये बैटरी क्या है, जो ड्रोन है ड्रोन को ऊर्जा प्रदान करने का जो काम है उसका है, बैटरी का है। फ्लाइट कंट्रोलर, और ड्रोन का दिमाग जिसे हम कहते हैं, सभी सेंसर और मोटर को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, ये फ्लाइट कंट्रोलर का होता है। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर मोटर की गति को नियंत्रित करता है। स्मूथ उड़ान सुरक्षित, यानी स्मूथ उड़ान को सुनिश्चित करता है।
और नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर ड्रोन की स्थिति और स्थिरता बनाए रखने के लिए होते हैं। नेक्स्ट घटक की बात करें हम इसमें जीपीएस, मॉडल लोकेशन और नेविगेशन के लिए ऑटोमेटिक रूट और पोजीशन में मदद करता है। और नेक्स्ट है कैमरा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे ड्रोन के जो मुख्य घटक और उनके कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एआई के संदर्भ में मशीन लर्निंग क्या है? और एआई के संदर्भ में मशीन लर्निंग की बात करें तो एआई के संदर्भ में मशीन लर्निंग वह शाखा या उपशाखा है जो कंप्यूटर को डाटा से सीखने और बिना सीधे प्रोग्राम किए निर्णय लेने, भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करती है। वही क्या है? मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग की परिभाषा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो एल्गोरिथम और मॉडल का उपयोग करती है। लक्ष्य है मशीन को अनुभव, सीखने और समय के साथ प्रदर्शन सुधारने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी क्या है? तो एआई में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी की फुल फॉर्म वह तकनीकी है जो कंप्यूटर को इंसानी भाषा समझने, विश्लेषण करने, उत्पन्न करने की क्षमता देती है। परिभाषा की बात करें तो एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो मानवीय भाषा और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन को संभव बनाती है। यह कंप्यूटर को टेक्स्ट और स्पीच को समझने, उसका अर्थ निकालने और इंसान की तरह जवाब देने की क्षमता देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनएलपी कंप्यूटर को इंसानी भाषा बोलने और समझने की शक्ति देता है। तो ये है एनएलपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी सारे क्वेश्चंस करने हमें, और ये 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक का कितना है? 4 अंक। टोटल 12 नंबर का है और एक क्वेश्चन में 3 खंड है ए बी सी और एक खंड 4 नंबर का है, जिसमें के सी में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, प्रत्येक प्रकार की व्याख्या उचित उदाहरण सहित कीजिए। दूसरा है इंटेलिजेंस यानी एजेंट क्या है, एआई के एजेंट क्या है, एआई के 3 अनुप्रयोग समझाइए। और ई कॉमर्स क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तो 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सी में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं और प्रत्येक फंक्शन प्रकार की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। तो सी भाषा में जो फंक्शन है वो 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, जैसे मैं पहले भी अभी पेपर में हमने बात की थी, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो सी भाषा में फंक्शन क्या है? फंक्शन एक छोटा प्रोग्राम या ब्लॉक होता है जो किसी विशेष कार्य या टास्क को पूरा करने के लिए लिखा जाता है। इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे कोड छोटा, व्यवस्थित और समझने में आसान बनाता है। फंक्शन सी में 2 प्रकार के होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस यानी पहले से बने हुए, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, एसक्यूआरटी,
ये सी भाषा की जो लाइब्रेरी है उसमें पहले से बने हुए हैं। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, प्रोग्रामर द्वारा बनाए गए, जैसे ऐड, मल्टी, यानी जो भी प्रोग्राम्स प्रोग्रामर बनाएगा वो बना सकता है। सी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शंस वे फंक्शन होते हैं जो पहले से सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में लिखे गए हैं। इन्हें प्रोग्रामर को खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इन्हें कॉल करके उपयोग किया जा सकता है। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, ये अलग से भी कई बार पूछा हुआ कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे फंक्शन जो सी की लाइब्रेरी जैसे studio.h, math.h, string.h में पहले से मौजूद है। उद्देश्य सामान्यतः कार्यों जैसे इनपुट आउटपुट गणित करना, स्ट्रिंग हैंडलिंग को आसान बनाना, उपयोग प्रोग्राम में संबंधित हेडर फाइल को शामिल करना और लाइब्रेरी फंक्शंस कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के उदाहरण फंक्शन लाइब्रेरी उपयोग जैसे printf, और printf किसका है, studio.h का है। आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए scanf studio.h का, यूजर से इनपुट लेने के लिए strt math.h का, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए strlen string.h का, स्ट्रिंग की लंबाई निकालने के लिए strcpy string.h का, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस भी तीन प्रकार के हैं, जिन्हें लाइब्रेरी स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, कैरेक्टर क्लासिफिकेशंस और अर्थमेटिकल फंक्शंस। तो ये लाइब्रेरी फंक्शंस भी तीन प्रकार के हैं। यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण printf और scanf का हम उदाहरण ले रहे हैं, और ये हम इसके उदाहरण में आप कोई सा भी प्रोग्राम्स जो दो संख्याओं को जोड़ने के लिए या जितने भी प्रोग्राम आपको कराए कोई सा भी, क्योंकि सभी में printf और scanf का प्रयोग किया गया है। तो उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे एंटर नंबर यू एंटर, कुछ भी हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। तो उदाहरण के लिए कोई नहीं है कि यही उदाहरण है, आप जो भी आपको याद हो जो उसको आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि सभी में printf scanf का हम यूज करते आए हैं। नेक्स्ट है सी में यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद लिखता है ताकि किसी विशेष कार्य को बार बार उपयोग किया जा सके। उद्देश्य बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, कोड को पुनः उपयोग करना, पढ़ने समझने में आसान बनाना। ये यूजर डिफाइंड, और यूजर डिफाइंड की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन डिक्लेरेशंस, फंक्शन डेफिनेशंस और फंक्शन कॉल। सिंटैक्स रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, फंक्शन बॉडी में जो आप लिखना चाहे वो आप जो भी स्टेटमेंट जिसके लिए आप बना रहे हैं वो, और प्रोग्राम की बॉडी क्लोज। तो ये फंक्शंस क्या है, फंक्शन कितने प्रकार के हैं और उदाहरण सहित उनकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा बी, इंटेलिजेंस एजेंट क्या है। एआई के इंटेलिजेंट एजेंट, एआई एजेंट के तीन अनुप्रयोग। तो एआई के एजेंट क्या है और उनके उपयोग क्या है। तो एआई में इंटेलिजेंट एजेंट वह प्रणाली है जो अपने वातावरण को महसूस करती है, उस पर कार्यवाही करती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णय, डिसीजन मेकिंग लेती है। यह स्वयं ऑटोमेशन रूप से भी काम कर सकती है और समय के साथ
सीख कर प्रदर्शन सुधार कर सकती है। यही क्या है, इंटेलिजेंस एजेंट है। एआई इंटेलिजेंस एजेंट के 3 अनुप्रयोग। तो सबसे पहला है ईमेल स्पैम फिल्टर। इंटेलिजेंस एजेंट ईमेल को पढ़कर तय करता है कि वह स्पैम है या नहीं है। नेक्स्ट, यह पिछले डाटा से सीखकर नए स्पैम पैटर्न बनाता है। दूसरा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स अपने वातावरण को सेंसर से समझता है और कार्य करते हैं, जैसे सफाई रोबोट, औद्योगिक रोबोट। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर एजेंट यूजर की पसंद सीखकर प्रोडक्ट, मूवी समझाते हैं या एडेप्टिव लर्निंग का उदाहरण देते हैं। तो ये थे एआई के एजेंट और एजेंट के एजेंट क्या है और एजेंट के जो उपयोग है वो उपयोगी क्षेत्र ईमेल, स्पैम फिल्टर, रोबोटिक्स, ऑनलाइन रिकमेंड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार का संक्षिप्त वर्णन। तो ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त करना, यानी सामान को खरीदना और बेचना। यह मुख्यतः 4 प्रकार में बांटे गए, B2C, B2B, C2C और C2B। ई कॉमर्स की परिभाषा की बात करें तो ई कॉमर्स जब कोई व्यक्ति या कंपनी इंटरनेट की मदद से सामान या सेवा खरीदता है या बेचता है तो उसे ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स के प्रकार और संक्षिप्त वर्णन। और ई कॉमर्स के प्रकार सबसे पहला है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। व्यवसाय सीधे उपभोक्ता को सामान या सेवा बेचता है, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या है, बिजनेसमैन है, बिजनेस है, बड़ी बड़ी फर्म है और ये सामान किसको बेचती हैं, कस्टमर को बेचती हैं। दूसरा है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यह व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को सामान सेवा बेचता है, जैसे अलीबाबा या इंडिया मार्ट। तो अलीबाबा भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यापारी है, यानी ये एक रिटेल में नहीं होलसेल में माल को बेचता है। होलसेल में माल को बेचता है तो एक बिजनेसमैन को ही वो सामान को बेच सकता है। और ये अलीबाबा विदेशी सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। या हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई कार की कंपनी है तो कार की जो कंपनी है वो सारे पार्ट कोई भी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी है या अन्य जो भी कंपनियां हैं तो वो सारे पार्ट खुद नहीं बनाती। जैसे टायर कोई भी कंपनी बनाती है, टायर की कंपनी अलग है। तो उसी प्रकार से वो कंपनी अलग अलग कंपनियों से पार्ट्स खरीदती है और उन्हें फिर असेंबलिंग करती है। उसी प्रकार से ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां माल जैसे मदरबोर्ड है या रैम है या आपका प्रोसेसर है तो वो कोई दूसरी कंपनी बनाती है, लेकिन उन कंपनियों से माल को खरीद कर कोई दूसरी कंपनी थर्ड पार्टी असेंबलिंग करके अपना लेवल लगाकर उसको प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती है। तो जब कोई बिजनेस एक व्यापारी यानी बड़ी फर्म फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री से सीधा संपर्क आदान प्रदान करती है, सामान का खरीदना बेचना करती है, तो B2B का उदाहरण कह सकते हैं। नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता के बीच का जो लेन देन है वो C2C। और C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, उपभोक्ता व्यवसाय को सेवा प्रदान या प्रोडक्ट करता है, जैसे फ्रीलांसर्स एक ऐसे कस्टमर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को
या चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था है, उनको सेवाएं प्रदान करता है। तो ये थे हमारे ई कॉमर्स के प्रकार और उसको संक्षिप्त में वर्णन करना। नेक्स्ट अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसकी बात करें तो यहां देख लें क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या क्या पूछता है वो। दीर्घ उत्तरीय प्रेषण, और दीर्घ उत्तरीय प्रेषण से यहां पर एक क्वेश्चन है और ये 8 नंबर का यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन करना है और एक ही क्वेश्चन में जैसे इसमें 14 में दिया हुआ है साइबर अपराध क्या है या कितने प्रकार का होता है, साइबर अपराध के मुख्य कारण क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा आपको ये नहीं आता है तो आप सी में सॉर्टिंग क्या है, बबल सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग के लिए सी में प्रोग्राम्स लिखिए। अथवा फिर अथवा लिखा हुआ है, आपको ये दोनों में कोई सा नहीं आता है तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आपको ये नहीं आता है, फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है, आज के परिदृश्य में इससे होने वाले लाभों की व्याख्या कीजिए। ड्रोन प्रौद्योगिकी के 3 मुख्य अनुप्रयोग लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में से आपको एक करना है और तीनों के बीच में अथवा 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 लिखा होगा, जो आपको आता है उसे आपको सॉल्व करना है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें पूछी हुई है कि एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन नहीं होता, वो क्वेश्चनों का एक समूह होता है। यानी जैसे साइबर अपराध क्या है, एक क्वेश्चन अलग हो गया, अब उसके साथ में दूसरा जोड़ दिया है ये कितने प्रकार का होता है, फिर उसके साथ में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है साइबर अपराध के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। उसके साथ में फिर एक चीज जोड़ दी है उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया तो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चंस जिस पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। डेफिनेशन पूछा तो पहले डेफिनेशन देनी है, उसके प्रकार पूछा है तो उसके प्रकार बताने हैं, उसके कारण पूछे तो उसके कारण बताने हैं, और फिर उसकी यदि उदाहरण भी पूछा तो उसका उदाहरण भी और व्याख्या भी देनी है। ऐसा नहीं है कि जी हमने कारण नहीं उसकी विशेषताएं बता दी है, तो विशेषताएं नहीं बतानी है, जो चीज क्वेश्चन पूछा है वही चीज आपको लिखनी है, उसी पर ध्यान देना है, तभी आपको उचित मार्क्स मिल पाएंगे। यदि आप अपनी मर्जी से भी पूछा उसमें कारण है और बता उसके हम लाभ देंगे या हानि बता देंगे तो वो क्वेश्चंस गलत होगा। आपने लिखा है लेकिन उसके जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आपको मुख्य रूप से विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध क्या है, कितने प्रकार का होता है, साइबर अपराध के मुख्य कारण और उदाहरण से। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर अपराध क्या है। तो साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम वह अपराध है जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या किसी भी डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके किया जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन होगी साइबर अपराध क्या है कि साइबर अपराध वह अपराध जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या किसी भी डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जो अपराध किए जाते हैं वही साइबर अपराध कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, मेलवेयर अटैक आदि। मुख्य कारण की बात करें, जानकारी की कमी, यानी अपराध क्यों होते हैं, साइबर अपराध क्यों होते हैं, तो इसका सबसे मुख्य कारण वही है कि हमें जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में हम दूसरे के शिकार बन जाते हैं। कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, यानी हमने अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए जो सुरक्षा की थी, व्यवस्था की थी, वो बहुत ही कमजोर थी। हमने जो पासवर्ड यूज किए वो पासवर्ड ऐसे थे जिसे कोई भी
हैक कर सकता था, तोड़ सकता था, या लालच, सामाजिक इंजीनियरिंग और तकनीकी दुरुपयोग, ये साइबर अपराध के मुख्य कारण है। अब बात करते हैं उदाहरण सहित व्याख्या। उदाहरण सहित व्याख्या की बात करें तो प्रकार, तो सबसे पहला है हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग बिना अनुमति के किसी सिस्टम नेटवर्क में प्रवेश करना, यानी बिना किसी की अनुमति की, यानी हम किसी की वेबसाइट में जाकर या किसी को कंप्यूटर में जाकर उसके डाटा को छेड़खानी करें तो वो क्या है? हैकिंग कहलाती है। उदाहरण वेबसाइट हैक करना, डाटा चोरी करना आदि, ये इसके उदाहरण है। दूसरा है फिशिंग, नकली ईमेल, नकली वेबसाइट से यूजर को धोखा देना, यानी हम यूजर को धोखा दे रहे हैं, हम किसी के डाटा में नहीं जा रहे, किसी की वेबसाइट को हैक नहीं कर रहे, लेकिन अपनी कोई किसी दूसरे की नकली वेबसाइट बना रहे हैं और तब हम डाटा को किसी कस्टमर को धोखा दे रहे हैं, तो वो कहलाती है फिशिंग। जैसे बैंक डिटेल चुराने वाले ईमेल। नेक्स्ट है पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थीफ, किसी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, यानी जैसे किसी व्यक्ति की जो जानकारी है, व्यक्ति की जानकारी, उसका गलत इस्तेमाल करना, जैसे आधार कार्ड या डेबिट कार्ड जानकारी का गलत, यानी किसी का आधार कार्ड पर आपको आधार कार्ड नंबर पता है और उसके आधार कार्ड से, जैसे आपने सुना होगा कि भाई उसके नाम पर लोन ले लिया है या कोई डाटा पैसे निकाल लिए हैं, कुछ भी कर लिया है, तो वो क्या है? पहचान की चोरी करना ही कहलाता है। मैलवेयर अटैक, मैलवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर डालकर सिस्टम को नुकसान करना, यानी वायरस, किसी के सिस्टम में वायरस को डालना, वायरस, ट्रोजन, रैम, समरवेयर, ये सभी क्या है? वायरस है, और वायरस को फैलाना ही क्या है? मैलवेयर अटैक कहलाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड इंटरनेट पर धोखाधड़ी करना, फर्जी शॉपिंग वेबसाइट, लॉटरी स्कैम आदि, ये सभी क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड कहलाते हैं। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया पर किसी को परेशान करना, अपमानजनक मैसेज या पोस्ट डालना, ये क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। तो ये थे हमारे साइबर अपराध के प्रकार और उनको। अब बात करते हैं कि साइबर अपराध के मुख्य कारण क्या है। तो साइबर अपराध के मुख्य कारण में सबसे पहला आता है जानकारी की कमी, यानी लोग सुरक्षा उपायों से अनजान रहते हैं। दूसरा है कमजोर पासवर्ड और सुरक्षा, आसानी से हैक हो जाते हैं। तीसरा है लालच और धोखाधड़ी, फर्जी ऑफर स्कीम का शिकार होना, जैसे आपके फोन पे मैसेज आया कि आपके लकी ड्रॉ में आपको लॉटरी लगी है 25 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, करोड़ की, और आप उसमें लालच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप पर जो GST लग रही है वो हमें पहले ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो आप लालच में आने के चक्कर में अपना जो पैसा है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो आपका पैसा भी गया और जो दूसरा पैसा है वो वापस नहीं आ रहा है। तो वो क्या है? लालच है, और यही मुख्य कारण भी है साइबर अपराध का। दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग, अपराधी लोगों को मानसिक रूप से धोखा देते हैं। तकनीकी दुरुपयोग, इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना, ये क्या है? साइबर अपराध के मुख्य कारण है। उदाहरण फिशिंग ईमेल, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तुरंत लॉगिन करें, यूजर लिंक पर क्लिक करता है और जानकारी चोरी हो जाती है, यानी आप पर मैसेज आएगा कि आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे आपका डाटा उनके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फिशिंग कहलाता है। रैनसमवेयर, अपराधी सिस्टम लॉक कर देते हैं और डाटा वापस देने के लिए पैसे मांगते हैं, यानी आपके सिस्टम को लॉक कर देंगे और आपका सिस्टम आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे और फिर आपसे
डिमांड करेंगे कि भाई आपको अपना डाटा चाहिए तो हमें इसके बदले में पैसा दो। तो सोशल मीडिया फ्रॉड, नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगना, ये सभी क्या है, उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर 14 पर ही पहला क्वेश्चन था। दूसरा है और में सी में सॉर्टिंग क्या है, बबल सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग के लिए सी में प्रोग्राम्स लिखिए। तो सी में सॉर्टिंग का मतलब है किसी एरे के तत्वों को एक निश्चित क्रम, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। यानी सी में जो डाटा है, बहुत सारे जो संख्या है, उन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जो करने की जो व्यवस्थित है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने की जो व्यवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग दो प्रकार की, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के सी प्रोग्राम, उनकी व्याख्या जटिलता दी गई है। बबल सॉर्ट आसपास के तत्वों की अदला बदली, विचार आसपास के दो तत्वों की तुलना करके बड़े तत्वों को दाईं ओर बबल करना है। जैसे हमें 31, 12, 11 यहां पर हमें सॉर्टिंग करना है। तो पहले और दूसरे में तुलना करना है, पहले और दूसरे में। अब यहां कंडीशन कि यदि दूसरा वाला पहले वाले से छोटा है तो इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, यानी 11 को 31 के स्थान पर 31 11 के स्थान पर आ जाएगा। और यदि पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, तो उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी के आधार पर अगली कंडीशन क्या हो गई, 11, 31, 61, यानी हमारा ये एक ही बार में हो गया है। तो इस प्रकार के बबल सॉर्टिंग, यानी हमारी जो वीडियो है आप इसे डिटेल से वहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बबल सॉर्टिंग के प्रयोग करके डाटा को व्यवस्थित किया जाता है। प्रोग्राम्स, इसका एक प्रोग्राम्स है जो प्रोग्राम्स है। तो प्रोग्राम्स को समझने के लिए हमारे जो वीडियो प्रोग्राम की वीडियो है, इसकी जो वीडियो आप उसे वहां से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्यों, यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को यदि समझाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट इसी में आगे चलते हैं, ये इसका प्रोग्राम्स। हमारे चैनल पर ये प्रोग्राम्स, दोनों प्रोग्राम्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहां से आप इन प्रोग्रामों को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप प्रौद्योगिकी। क्या है, आज के परिदर्शन में इससे होने वाली लाभों की क्या यानी व्याख्या कीजिए। ड्रॉप प्रौद्योगिकी के 3 मुख्य अनुप्रयोग। तो ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है? ड्रोन प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग किया जाता है, जिसमें ड्रोन सेंसर, कैमरा, जीपीएस कंट्रोल सिस्टम से लैस होते हैं और इन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या स्वायत्त रूप से उड़ सकते हैं। यह तकनीकी सैन्य, औद्योगिक, कृषि, नागरिक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में तेजी से अपनाई जा रही है। आज के परिदृश्य में ड्रोन में होने वाले जो लाभ हैं उनकी बात करें तो तेज और सटीक डाटा संग्रहण, जैसे संरक्षण, मैपिंग, निगरानी में समय और लागत की बचत होती है। मानव जोखिम कम करना है। खतरनाक क्षेत्रों जैसे युद्ध का क्षेत्र, आपात स्थल में इंसानों की जगह ड्रोन का प्रयोग हो रहा है। कृषि में सुधार, फसल की निगरानी, कीटनाशक खाद का छिड़काव और उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी।
सामान की तेज डिलीवरी या विश्लेषण दूर दराज क्षेत्रों में। नेक्स्ट है पर्यावरण निगरानी, प्रदूषण, जंगल की आग और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करने में भी इसका प्रयोग, ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकी के 3 अनुप्रयोग, यानी ऐसे 3 क्षेत्र जहां पर ड्रोन का आज बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर यानी कृषि, फसल सुरक्षा की निगरानी, सिंचाई प्रबंधन, कीटनाशक छिड़काव। उदाहरण एग्री ड्रोन्स जो खेतों में उर्वरक और दवा छिड़क सकते हैं। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप, आग जैसी आपदाओं में प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है। लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी, ई कॉमर्स कंपनियां ड्रोन से तेजी डिलीवरी करने की योजना बना रही है। अभी इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से यानी ट्रायल पर चल रहा है, लेकिन अभी प्रयोग में नहीं है। तो जो डिलीवरी बॉय हैं उनके स्थान पर ड्रोन का प्रयोग डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। जैसे ई कॉमर्स, अमेजन प्राइम एयर जैसी सेवाएं प्रदान करना। तो ये था हमारा 2025 का पेपर सॉल्यूशंस। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी बताइए ताकि वो भी आपकी तरह सफल हो सके, अच्छे मार्क ला सके। दूसरा है कि हमारी जो चैनल्स हैं, हमारे चैनल पर आपके सिलेबस की जो वीडियो हैं वो लगभग सारे वीडियो आपके उपलब्ध हैं और जल्दी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।